नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। संडे की सुबह के 7 बज रहे हैं और केस का किस्सा में आपके साथ फिर जुड़ गया हूं मैं, आपका मित्र एमजे। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मामले के बारे में जिसने पूरे देश के अरेस्ट प्रोसीजर को बदल कर रख दिया। आपने सुना होगा डीके बासु के मामले के बारे में। 1997 का ये मामला है जिसे डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के मामले के नाम से जानते हैं। और इस मामले में पुलिस के मनमाने ढंग से जो गिरफ्तारी यानी अरेस्ट है, उस अधिकार पर रोक लगा दी गई थी। आइए जानते हैं इस केस के बारे में। शुरू करते हैं यहां से। तो आपको लिए चलता हूं 1990 के भारत में। पुलिस हिरासत में अत्याचार यानी कस्टोडियल टॉर्चर, कस्टोडियल डेथ, ये सब भयावह स्तर तक बढ़ चुका था। इस समय अखबारों में आए दिन खबर छप रहा था, पूछताछ के दौरान मौत हो गई, हिरासत में संदिग्ध की पिटाई हुई, 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ, परिवार को जानकारी दिए बिना गिरफ्तारी कर ली गई। और तो और लोग पुलिस स्टेशन जाने से डरने लगे थे। एक बार यदि किसी व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसको कस्टडी में ले लिया तो उसके जीवित लौटने की गारंटी होती ही नहीं थी। और यही समय था जब वेस्ट बंगाल लीगल एड सर्विसेज के कार्यकारी जो अध्यक्ष थे डी के बासु साहब, इन्होंने भारत के चीफ जस्टिस को पत्र लिख दिया। उस पत्र में इन्होंने लिखा कि देश भर में हो रही हिरासत में मौतों और पुलिस अत्याचारों पर रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने एक डिटेल्ड स्टडी भी उनको भेजी जिसमें पुलिस अत्याचारों यानी पुलिस टॉर्चर का विवरण था। सुप्रीम कोर्ट ने उस लेटर को न केवल शिकायत माना बल्कि उसे एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि पीआईएल के रूप में स्वीकार कर लिया। और यहां से शुरू होती है भारत के मानवाधिकार न्याय शास्त्र यानी ह्यूमन राइट्स जूरिस्प्रूडेंस का एक नया अध्याय, नया चैप्टर यहां से शुरू होता है। और इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक डीके बसु के मामले को आप यहां समझ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताता हूं उस समय का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था। उस समय भारत आतंकवाद यानी कि टेररिज्म, उग्रवाद यानी कि एक्सट्रीमिज्म और बढ़ते हुए अपराधों से जूझ रहा था। पुलिस पर अपराध नियंत्रण का दबाव था जिसके कारण पुलिस कस्टडी में टॉर्चर की बाढ़ आ गई थी। इस दबाव के बीच मानव अधिकारों का उल्लंघन बेतहाशा बढ़ रहा था। क्वेश्चन ये था, क्या अपराध नियंत्रण के नाम पर संविधान को कुचल दिया जा सकता है? क्या लोगों के मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार केवल किताबों में लिखे रहने के लिए? देश भर में जो मानव अधिकार कार्यकर्ता थे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिन्हें कहा जाता है, वे पुलिस सुधारों की मांग कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत पर कस्टोडियल वायलेंस को लेकर सवाल उठ रहे थे। ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और कुछ प्रश्न थे जो सुप्रीम कोर्ट को सुलझाने थे। पहला क्वेश्चन तो ये था कि क्या पुलिस हिरासत में यातना और मौत आर्टिकल 21 का वायलेशन है? एक प्रश्न ये था कि क्या गिरफ्तारी और पूछताछ के लिए मैंडेटरी गाइडलाइंस बनाए जा सकते हैं? एक प्रश्न ये था कि क्या पुलिस अधिकारियों को अरेस्ट प्रोसीजर का पालन करना अनिवार्य है? और एक प्रश्न ये भी था कि क्या अरेस्ट के लिए किसी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए? प्रश्न ये भी था कि क्या व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय मौलिक सुरक्षा यानी बेसिक सेफगार्ड्स मिलना चाहिए? आगे बढ़ने से पहले आप ये भी जान लीजिए कि जिस डिवीजन बेंच ने इस जजमेंट को दिया था, डिलीवर किया था, उसमें थे ऑनरेबल जस्टिस कुलदीप सिंह और जस्टिस एएस आनंद साहब। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि कस्टोडियल टॉर्चर इज अ नेकेड वायलेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, अर्थात हिरासत में दिया गया टॉर्चर यानी कि यातना मानव गरिमा पर सीधा हमला है। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं देते बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। सबसे पहला गाइडलाइंस में यह बात थी कि पुलिस अधिकारी की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी जो है उसके पास उसका नाम यानी कि नेम, डेजिग्नेशन, पद स्पष्ट रूप से उसे धारण करना होगा, पहनना होगा। वर्दी उसने पहन रखी हो तो बहुत अच्छी बात है, नाम और पदनाम होना चाहिए। अरेस्ट मेमो तैयार करना अनिवार्य कर दिया। कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी की जगह पर समय, तारीख, स्थान लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा। उस पर गिरफ्तार व्यक्ति, गवाह दोनों के हस्ताक्षर होंगे और ये गिरफ्तारी मेमो अरेस्ट के स्थान पर, अरेस्ट प्लेस पर तैयार किया जाएगा। फिर गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति के रिश्तेदार, मित्र, परिचित इनमें से किसी को सूचना दी जानी आवश्यक कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि पुलिस डायरी में लिखा जाएगा कि कब व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, कहां से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी की सूचना किसको दी गई थी। इसके अलावा कस्टोडियल टॉर्चर को पहचानने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन को मैंडेटरी कर दिया। कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी के बाद हर 48 घंटे में डॉक्टर द्वारा मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाना जरूरी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को अपने एडवोकेट से मिलने का मौका दिया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होगा और मजिस्ट्रेट के सामने सभी दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, भेजना होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा
कि हर जिला और राज्य मुख्यालय में गिरफ्तारी की सूचना प्रदर्शित की जानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि द होराइजन ऑफ ह्यूमन राइट इज एक्सपैंडिंग, यानी मानव अधिकारों की सीमाएं अब विस्तृत हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए ये गाइडलाइंस बाइंडिंग यानी बाध्यकारी घोषित कर दी और साथ ही ये भी कहा कि जब तक संसद इस बारे में कानून न बनाए तब तक ये गाइडलाइंस जारी रहेंगे और बाद में इन गाइडलाइंस को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो 1973 का लॉ है उसके सेक्शन 41A, 41B, 41C आदि में शामिल किया गया, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों, आपको स्पष्ट समझ में आया होगा कि क्या था डीके बसु का मामला। डीके बासु गाइडलाइन के बारे में आपने खूब सुना होगा, लेकिन आज आपके सामने स्पष्ट हुआ होगा कि डीके बासु कौन थे, यह मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा और क्या गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है अरेस्ट के बारे में। साथ ही अगर आप केस के ऐसे ही किसी किस्से को सुनना और समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए वो कौन सा केस का किस्सा है जो आप सुनना चाहते हैं। अगर आप भारत के किसी राज्य से जुड़े हैं तो आप जरूर कमेंट में उस राज्य का नाम भी लिखें ताकि हमको पता चले कि ये जो ज्ञान की मशाल हम जला रहे हैं इसकी रोशनी कहां कहां पहुंच रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना खूब ख्याल रखना है आपको और जुड़े रहना है आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।